This conference will now be recorded. देन पीट कोल्स। ये जो पीट कोल्स होते हैं, या आपको याद होगा जब हम लोग सॉइल पढ़े थे तो पीटी एंड मार्शी सॉइल पढ़े थे। पीटी एंड मार्शी, तो पीटी एंड मार्शी सॉइल वहां का सॉइल था जहां पे द लैंड विच इज ऑलवेज ड्रेंच्ड विद द वाटर, है ना। लाइक दलदल जैसे हम लोग बोले थे ना, वैसे एरिया पे बॉक्स, ठीक है ना, वो एरिया पे वैसे जगह पे आपको ये कोल का फॉर्मेशन मिलेगा। वहां पे कोल का फॉर्मेशन का रीजन वही होगा क्योंकि वहां पे वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। तो इवन फॉरेस्ट आर, मतलब फॉरेस्ट मतलब जो ट्रीज हैं वो भी अगर सबमर्ज करके कोल बनाते हैं, so those coal will be having more moisture and other pollutants will also be there because it is not originating from the forest, but it is originating from the peaty and marshy lands. The peaty and marshy lands might be having the trees also and they might be having the bogs also, है ना। उसमें भी वो सब दलदल वगैरह टाइप का जो रहता है उसमें, है ना, श्रब सब रहते हैं ऐसे टाइप का, तो वो वैसा एरिया है, ठीक है ना। इन एरियाज ऑफ द कूल टेम्परेट क्लाइमेट्स इसको मिलता है। कूल टेम्परेट क्लाइमेट अगर ज्यादा ड्राई होता तो वो एब्जॉर्ब हो जाता, इवेपोरेट हो जाता, तो वैसा नहीं बन पाता। तो नॉर्मली इट इज विजिबल ऑन दोज एरियाज जहाँ पे कूल क्लाइमेट है। एडवांटेजेस ऑफ द कोल, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड इन अबंडेंट, होल ऑफ द वर्ल्ड में इट इज फाउंड इन अबंडेंट, ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इवन द अंटार्कटिका, इवन द साइबेरिया, everywhere you can see कि there are abundance of the coal, so it can be used as an energy source, very cheap तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। Disadvantage of this coal you might be knowing कि it releases carbon dioxide, sulfur dioxide, which is having the greenhouse effect, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट में अगर इसको बर्निंग करते हैं तो फ्लाई एश के को टैकल करना होता है, एंड फ्लाई एश इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम कि आपको मींस आपका ब्रीदिंग का जो इश्यू आता है फ्लाई एश के कारण से, वो एक बड़ा इश्यू है। और लेटर ऑन वो ज्यादा मतलब वो स्मॉग वाला जो इश्यू बनता है, वो सब चीजें उसी के कारण से होती हैं। टॉक्सिक वेट कंटेंट्स टॉक्सिक हैवी मेटल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मींस कोल के साथ समटाइम्स हैवी मेटल्स आर आल्सो एसोसिएटेड, और जब बर्निंग करते हैं तो वो भी बर्निंग होते हैं। वंस यू आर डिस्पोजिंग दोज थिंग्स, द हैवी मेटल का जो कचरा है उसको वंस यू आर डिस्पोजिंग ऑन द रिवर्स, so those will be the pollutant will be mixed with the riverine water, and because of that it will also be having the contamination of the heavy water, heavy metal, मतलब heavy metallic जो contamination होता है वो भी एक प्रॉब्लम होगा। दैट्स वाई इंडिया में इतना आरओ का नीड क्यों हो रहा था, इट इज बिकॉज कंटेमिनेशन ऑफ द हैवी टॉक्सिक मेटल्स जो अवेलेबल हैं रिवर के वाटर में। पहले इतना नहीं होते थे, बट यू नो कि कितना थर्मल पावर प्लांट्स वी आर हैविंग। वर्कर्स इन द कोल माइंस जो होते हैं, दे विल हैव टू सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसीज, लाइक ब्लैक लंग डिसीज। उनका जो अगर लंग का एक्सरे करते हैं तो वो ब्लैक कलर का आता है उसमें, जैसे जिनका जो ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, फॉर देम ऑल्सो यू कैन सी। सो दोनों के लिए एक ही इफेक्ट है, उनका भी ब्लैक है, एक बेचारा वर्क करके कर रहे हैं और एक स्मोक करके कर रहे हैं, अल्टीमेटली द रिजल्ट इज सेम। अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स एंड द ब्रोंकाइटिस वाला एंड लंग कैंसर, ऑल द मतलब all the diseases which are associated with the lungs, they can also, even lung cancer वाला भी issue वो trigger कर सकता है, ठीक है ना। then petroleum and crude oil, आज काफी रेन हो रहा है ना उधर कलकत्ता में। यस सर, सुबह से हो रहा है। 3-4 बजे से स्टार्ट हुआ है, अभी तक हो रहा है धीरे धीरे। इस बार अच्छा रेन होगा लगता है पूरा कोलकाता में। वैसे थ्रू आउट यस। इंडिया अच्छा लग रहा है कि इसमें रेनफॉल अच्छा हो रहा है इस बार, बट कुछ जगह पे तो बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है, वो कंडीशन थोड़ा सा ये हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कोलकाता में वैसे भी रेनफॉल अच्छा ही होता है, 150 टू 200 सेंटीमीटर अच्छा ही होता है, जब भी देखते हैं तो अच्छा ही रेनफॉल होता है। पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, इसका देखिए नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो का, यस सर।
अच्छा है कि हम लोग ना डिफरेंट फील्ड्स में थोड़ा सा धीरे धीरे करके अच्छा करते जा रहे हैं। मतलब देखो लास्ट टाइम हम लोग जिमनास्ट में थोड़ा सा अपना ये दिखाए थे। इस बार गोल्फ में भी हम लोग का एक भले फोर्थ रैंकिंग आया शायद, गोल्फ में भी हम लोगों ने कुछ किया। अदरवाइज हमारे पास लिमिटेड स्पोर्ट्स थे जिसमें करते थे। अब स्विमिंग में मैं देख रहा हूँ कि कब आएगा है ना। हम लोग तो बहुत सारी चीजों में आ चुके हैं, स्विमिंग एंड फुटबॉल ये दो चीजें हैं जो लेट्स सी कि कब हम लोग उसमें दिखा सकें। बाकी धीरे धीरे करके हम लोग सब में, और हाँ लॉन टेनिस में हम लोग सिंगल में कब आएंगे। अरे वो एक है, अभी तक डबल्स में ही हम लोग करते आते हैं। ये फिर से ये थर्ड वेव का इशू आ रहा है, लग रहा है कि फिर से एक और राइज होगा। फर्स्ट वैक्सीन अगर नहीं लियो तो ले लो, है ना। ज्यादा टाइम नहीं बचा, 1 मंथ के अंदर में लेके खत्म कर लो। एटलीस्ट फर्स्ट जिनका हो गया दैट इज बेस्ट, सेकंड के लिए ट्राई करो। अगर 84 डेज हो गया तो कोविशील्ड ही लेना, कोवैक्सीन मत लेना। अगर अवेलेबल है कोविशील्ड तो वही लेना। देखो क्या है, पूरे वर्ल्ड में अप्रूव है कोवैक्सीन का, पता नहीं कि कितना ट्रायल हुआ है। अरे तो कोविशील्ड ही लेना अगर अवेलेबल है तो, जहाँ पे भी हो। और वैसे भी क्या है कि अगर आईएफएस बनोगे, फॉरेन में जाओगे, तो कोविशील्ड इज अप्रूव्ड। कोवैक्सीन तो सभी जगह अप्रूव नहीं हुआ है, कुछ कंट्रीज में ही अप्रूव्ड है। सर वो तो तो जानबूझ के अप्रूव नहीं किया था। हाँ ये भी हो सकता है, देखो दोनों तरीके से हो सकता है, जानबूझ के अप्रूव नहीं कर रहे हैं जो भी है। बट एक चीज तो श्योर है कि कोविशील्ड को मल्टीपल कंट्रीज में उसका इम्पैक्ट देखा जा चुका है, तो ज्यादा ये है, ज्यादा इजी है। तो हो सकता है कोवैक्सीन को जानबूझ के अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है। बट हाँ एक एक चीज तो श्योर है कि लिमिटेड ट्रायल्स हैं। इंडिया में उतना ट्रायल्स नहीं हो पाए थे कोवैक्सीन के जितना ट्रायल होने चाहिए, है ना। तो इसलिए भी कोविशील्ड को ज्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, पेट्रोलियम का। So this petroleum is formed due to the decomposition of the microplanktons. देखो ये कहाँ पे डिपोजिशन होता है, प्लैंक्टॉन्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल ऑन द वाटर बॉडीज, एंड वाटर बॉडीज मे बी सी, मे बी लेक्स, मे बी रिवर्स ऑल्सो। ऑल द थ्री थिंग्स कैन बी देयर। सो इफ सी इज देयर, देयर शुड बी द रिवर। अगर सी है तो देयर शुड ऑल्सो बी द सोर्स ऑफ द रिवर, है ना। एंड इट शुड नॉट बी एनक्लोज्ड वन, आई एम सेइंग। Enclosed matlab no source of the water should not be there. There should be the available source of the water. The river should also be carrying the sediments कैरी करना चाहिए। और वैसे एरिया पे पेट्रोलियम सबसे ज्यादा होता है। जैसे इंडिया में यू कैन सी, इंडिया में वी हैव द रिवर, इंडस रिवर वाला जो जाता है, देन इधर से गंगा जाता है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रहा है ना। सो ऑल द रिवर्स आर बिगर वन, मतलब वन इंडिया के, वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट रिवर्स में आते हैं ऑल दिस रिवर्स, एंड दे आर आल्सो हैविंग द लोड ऑफ द सेडिमेंट्स, एंड दोज सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड on the Bay of Bengal and Arabian Sea. Bay of Bengal and Arabian Sea दोनों में डिपॉजिट कर देते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, द डेड प्लैंक्टन, जो डेड प्लैंक्टन्स थे वो क्या होते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको एक्सेसिव कंप्रेशन पड़ता है, इतना ज्यादा कंप्रेशन, क्योंकि every year huge sediments are being carried by the rivers and those are being deposited on the dead plankton. So what happens, ये जो प्लैंक्टन्स है वो नीचे जाते जाते हैं, नीचे हैवी लोड होने के कारण से वो नीचे दबते जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग, दे आर रिसीविंग हीट फ्रॉम द जियोथर्मल, मतलब अर्थ के इनसाइड से एनर्जी, टेम्परेचर उसको मिलता है, एज वेल एज दे आर ऑल्सो रिसीविंग द प्रेशर फ्रॉम फ्रॉम रिवर्स सेडिमेंट्स। सो ये दोनों के कारण से जो उसका जो फॉर्मेशन में जो चेंजेस आते हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन विच आर देयर, यू कैन सी कि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होगा या नहीं होगा, है ना। तो आप टेम्परेचर दे रहे हो बट इट इज नॉट एबल टू बर्न,
है ना, बर्न नहीं हो पा रहा है, बट इट कैन हैव सर्टेन केमिकल रिएक्शन। कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, हाइड्रोजन है तो CH4 बन जाएगा, या जो भी आपके हाइड्रोकार्बन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, because limited availability of the oxygen is it is there. So that's why two things are required, pressure and temperature. टेम्परेचर कब आएगा, जब वो ज्यादा डेप्थ में होगा, और वो ज्यादा डेप्थ में कब आएगा, जब रिवर सेडिमेंट लेके आएंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैड टोल्ड यू कि ऐसे सी बेड्स या ऐसे लेक्स जहां पे रिवर्स अपने वाटर को ड्रेन करती है ना, वहां पे फॉसिल फ्यूल का चांसेस है। नाउ यू कैन सी इंडिया में देखो, है ना, कृष्णा गोदावरी वाला हो गया, कृष्णा गोदावरी हो गया, यहाँ पे महानदी हो गया, है ना, फिर यहाँ पे हमारे पास कावेरी हो गया, और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं हियर, 350 रिवर्स आर देयर हियर ऑल्सो, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी इज देयर। तो यू कैन से कि इतने सारे रिवर्स हमारे पास हैं। सो दैट्स व्हाई मिस वी कैन से कि होल ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज फ्लोटिंग above the fossil fuels. The only thing is that we are not able to exploit it, है ना, अभी तक हम लोग exploit नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं, but there are the potential, there are the potential. You will see कि एक डिस्कस करने आता है राज्यसभा में बीच बीच में, और नाम उसका याद नहीं आ रहा है, बट वो हमेशा से इसी चीज पे स्ट्रेस देता है कि इंडिया फ्लोट कर रहा है पूरे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, है ना, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट, है ना, हमारे पास हाँ एक और रीजन बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होगा, दैट इज वन ऑफ द रीजन। जैसे हम लोग इस एरिया पे जो यहाँ पे इस एरिया पे जो यहाँ पे आपका रामेश्वरम वाला एरिया है और एडम्स ब्रिज वाला एरिया है, वहां पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के कारण से श्योरली हम लोग उसको ज्यादा टच नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट रिमेनिंग पार्ट पे जहाँ पे उतना इशू नहीं है वहां पे वी कैन हैव द एक्सप्लॉयटेशन। बट हाँ वेस्टर्न कोस्ट में फिर भी हम लोगों ने कुछ प्रेजेंस दिखाया है, मुंबई हाई वगैरह को पकड़ के। ईस्टर्न कोस्ट में हम लोगों ने प्राइवेट को दिया, वो भी खराब रहा, अपना किया काम किया वो भी खराब रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ वर्केबल सॉल्यूशन वाज नॉट एबल टू फाइंड आउट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वर्केबल सॉल्यूशन। थोड़ा एडवर्टीजमेंट में कम ध्यान देते तो बहुत कुछ हो जाता अभी। वैसे एक चीज अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट में कुछ देखना है तो जी न्यूज देखो, और गवर्नमेंट के अपोज में कुछ देखना है तो एनडीटीवी देखो, तो दोनों व्यूज मिल जाते हैं। सो तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से कभी दोनों न्यूज को देखते रहो तो मजा आता रहता है। इधर रवीश कुमार पूरा अच्छे से बत्ती देते रहता है मोदी गवर्नमेंट को, और वहां इसको देखोगे कि क्या नाम है उसका, सुधीर, वो पूरा तारीफ पे तारीफ करते रहता है। तो आपको दोनों का मतलब व्यू देख के ना बड़ा मजा आएगा कि ना एक ही चीज को दोनों अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं। अब खेल रत्न वाला जो था राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद नाम किया उसको इधर उसने पूरा प्रेस किया जी न्यूज वाले ने, इधर एनडीटीवी ने उसको बोला कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का बजट है उसको कम कर दिया गया, सिर्फ फोन पे दिखाने से कि फोन करके दिखाने से क्या मतलब है जब आप ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं दे पा रहे। एक उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ किया उसके लिए, और बाकी कुछ नहीं कर, जो इंडियन गवर्नमेंट उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे पा रही, उसको ये नहीं कर पाएगा। तो यू कैन सी कि दोनों अपने तरह से दोनों बैलेंस्ड व्यू दिखाते हैं, क्योंकि देखो एक चीज है कि स्पोर्ट्स का जो नाम है वो स्पोर्ट्स की पर्सन पे होना चाहिए, दैट इज फॉर ट्रू। तो उस हिसाब से फिर स्टेडियम भी मोदी के नाम पे नहीं होना चाहिए था ना, और उधर अरुण जेटली का वो स्टेडियम आपने फिरोज शाह कोटला को चेंज कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप एक साइड में दिखा सकते हो, सेकंड साइड में तो नहीं कर सकते ना ऐसा। तो और एक साइड में आप सबको दीनदयाल बनाते जा रहे हो, जितना भी है सबको दीनदयाल बनाते जा रहे हो, दैट इज ठीक है कि वो, पर वो बीजेपी का ही लीडर है ना, सो इसलिए ऐसा भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल, वो लोग मेनली बीजेपी के लीडर्स हैं रादर देन सोशल वर्कर्स। पर हाँ अटल जी को बोल सकते हैं कि हाँ एक वो सोशल वर्कर भी थे, एक ये भी थे। so इस तरीके से यू कैन सी कि कोई लाइमलाइट को कैसे कैप्चर करना वो तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे लाइमलाइट को कैप्चर करके अपने ऊपर अटेंशन करना। तो वो एक व्यू मिलता है। सेकंड व्यू कि देखो प्रेज करने से श्योरली मोटिवेशन बढ़ता है, दैट इज ट्रू, है ना। जितना भी आपका लेवल का ये है स्ट्रेस है वो थोड़ा ना आपका श्योरली रिमूव होता है, और खुद अगर प्राइम मिनिस्टर ये करते हैं तो वो मोटिवेशन होता है। बट देखो इट शुड ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द बैक सपोर्ट विच यू आर प्रोवाइडिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेज कर देने से काम हो जा रहा है, कि वो तो प्रेज करने में बगल वाले को भी मैं प्रेज कर दूं वो जाके क्या गोल्ड ले लेगा, बट उसको आपको सपोर्ट भी देना है जब व्हेनेवर दे नीड बी, है ना। दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। अब हम लोगों ने स्पोर्ट्स का बजट धीरे धीरे कम कर दिया, खेलो इंडिया के बाद से ऐसी की तैसी हो गई उसकी, खेलो इंडिया की कुछ नहीं हो पा रहा है ना। मतलब
हम लोग का पुअर परफॉर्मेंस था एक्चुअली, ये तो जस्ट अभी लास्ट में कुछ कर लिए, अदरवाइज हम लोगों ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दिया था ओलंपिक में। हम लोग के पास पोटेंशियल था और 4 इयर्स में हमारा इतना इंप्रूवमेंट होगा, हम लोग अब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है। एनीवेज, तो वही है कि मैं बता रहा था कि दोनों व्यू आपको चाहिए ना किसी टॉपिक का, मस्त एनडीटीवी या जी न्यूज इंटरटेनमेंट के लिए और अगर बेसिक पर्पज से देखना है तो इट इज राज्यसभा हमेशा से ठीक ही लगता है मुझे, है ना, थोड़ा सा बैलेंस व्यू दिखाता है। इवन इंडियन एक्सप्रेस में देखोगे वो न्यूट्रल थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा प्रो रहता है वी कैन से, बट द हिंदू रहेगा तो वो हमेशा गवर्नमेंट का ये करता रहता है, उसको अपोज करता रहता है द हिंदू को देखोगे तो, ठीक है। द डिकम्पोजिशन, हाँ, तो क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है ना, दे आर डिकम्पोजिंग द बॉडीज ऑफ द प्लैंक्टन्स ऑफ द डेड एनिमल्स, सी ग्रासेस, उसका डिकम्पोजिशन होता है अंडर द लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन, है ना, ये कैटालिटिक मतलब क्रैकिंग होता है, मतलब उसका it is triggered by temperature, it is triggered by the biological activity, that's why that chemistry means the chemical reaction is being changed, so it has turned into the crude oil में बन गया। वैसे रिकॉर्डिंग के बाद ना ये सब बोलना नहीं चाहिए, मैंने उससे पहले ही बोला था। अच्छा, वेरियस यूज ऑफ द पेट्रोलियम, किस में यूज होता है, देखो पेट्रोलियम का जो आपको पता है उसको अपन ब्लाइंडली छोड़ सकते हैं, जैसे आपको यू माइट बी नोइंग कि पेट्रोलियम का आपका ट्रांसपोर्टेशन में होता है, सो यू कैन ब्लाइंडली रिमूव इट, कि आपके माइंड से ही छोड़ दो कि उसको बाद में वो तो रिप्रोड्यूस कर ही लोगे। सेकंड थिंग, इंडस्ट्रियल पावर में यूज होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब उसके बाद का ये दो कोई बाद आप सोचो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लुब्रिकेंट ऑफ द मशीन्स, ये हो सकता है यू विल बी फॉरगेटिंग, सो यू शुड बी नोइंग, क्योंकि ये एक वन ऑफ द मेजर सोर्स है कि लुब्रिकेशन का पेट्रोलियम इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज, तो दैट्स व्हाई लुब्रिकेंट का बहुत बड़ा काम है पेट्रोलियम का। सेकंड, फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन, इसको आप कभी लिखोगे नहीं, तो ऑलवेज रिमेंबर पेट्रोलियम एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजर, मेडिसिन एंड दिस लुब्रिकेंट, है ना। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर और बाकी चीजें लाएंगे। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हमारे पास एक और चीज होता है, दैट इज सिंथेटिक रबर। तो मैंने इसको रेड कर दिया है, जो चीजों को आपको याद रखना है, बाकी चीजें तो याद रहेंगी, ठीक है ना। और एक और चीज होता है, जैसे कोल्डर रीजन में क्या है, हीटिंग के लिए दिस इज यूज्ड, पेट्रोलियम इज यूज्ड। देखो कहीं कहीं पे ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं होता, बहुत आइसोलेटेड एरिया में या स्नो कवर हो जाता है, सो ऐसा होता है कई वीक तक उनके पास एनर्जी का सोर्स नहीं रह पाता, जहां पे सोचो बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है वैसे जगह पे, है ना। तो वैसे जगह पे टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दिस पेट्रोलियम्स आर बीइंग यूज्ड। सो एडवांटेजेस ऑफ द पेट्रोलियम, यू माइट बी नोइंग कि आप एक पाइप लगा दो, यू कैन डायरेक्टली ड्रेन इट, है ना, सो इट इज इजियर फॉर देम, फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट इट, कंपेयर टू कोल को ट्रांसपोर्ट करना से ज्यादा अच्छा है आपको पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना। इट इज रिलेटिवली क्लीनर एज कंपेयर टू कोल, आई एम सेइंग, है ना, इट इज रिलेटिवली क्लीनर, सो इसको यूज करना कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, दिस वर्ड शुड बी यूज्ड। एंड हाँ, इसके कारण से ही हमारे पास नए मीन्स के ट्रांसपोर्ट आ सकते हैं। अभी देखोगे कि हाइब्रिड मॉडल्स आ रहे हैं धीरे से, और कुछ में धीरे से बहुत तेजी से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव कर जाएंगे। तो विद इन 5 years यू कैन सी कि कितना चेंजेस आने वाला है। अब जो लोग पेट्रोलियम का व्हीकल ले रहे हैं, बस दोज आर द लास्ट वन अब जो ले रहे हैं। देयर आर जनरेशन अब चेंज पे आ रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव कर रहे हैं। दो रीजन इसके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर था, वन इज पेट्रोलियम का प्राइस इतना बढ़ गया है जिसके कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट मिला, एंड सेकंड ऑलरेडी हमारे पास एनएपी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में हम लोगों ने कमिट किया था कि हम लोग को मूव करेंगे अपना ग्रीन व्हीकल्स में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग धीरे से जा ही रहे हैं। सो आउट ऑफ कंपल्शन बोलो या जो भी बोलो, है ना, हम लोग मूव करते जा रहे हैं बहुत तेजी से। और you can see all the automobile manufacturer are moving into the battery business and also the electric motor के business में move कर रहे हैं। तो जस्ट अगला मॉडल किसी का भी आएगा, जैसे टाटा का HBX आ रहा है, वो हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, अभी पहले हाइब्रिड मॉडल आएगा। हाइब्रिड मॉडल वैसे सही है, बिकॉज स्टिल अवर पेट्रोलियम में जो पेट्रोल पंप होता है ना, दे आर नॉट इक्विप्ड विद चार्जर्स, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पे बैठ के चार्ज कर दो, अगर बाय द वे चार्ज खत्म हो गया तो क्या करोगे, तो पेट्रोल पे रहना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई अभी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए हैं, दैट्स वाई पेट्रोलियम को अभी भी हम लोग को बीट नहीं कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही एसोसिएट होगा साथ साथ होते जाएगा। जैसे जैसे 5G आने के बाद 5G का मोबाइल भी आ जाता है, या 5G का मोबाइल आने के बाद 5G का स्पेक्ट्रम भी आ जाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं इन द सेम वे कि अगर गाड़ी आएगा तो चार्जर भी आ जाएगा। चार्जर लगाने में कितना टाइम लगता है ना? ओनली मीटर लगाना है कि कितना मीटर आपने ये किया, उसके हिसाब से स्पेंड करना है, कितना टाइम लगता है उसमें। और उसमें भी मल्टीपल चार्जर लगा दो, ऐसे नहीं कि कोई हवा भरने वाला जैसे बैठा रहेगा आदमी, है ना? इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है ना? तो एडवांटेजेस आई टोल्ड यू, डिसएडवांटेजेस यू माइट बी नोइंग कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंटामिनेशन इन द वाटर व्हेन द लीकेजेस टेक्स प्लेस। देखोगे कि पेट्रोलियम को जब लेके जाते हैं ना, तो स्पिल, ऑयल स्पिल का जो इतना केसेस आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंटल डैमेजेस जितना होते हैं, हमारे ओशन में इतना डैमेज होते हैं, तो वो एक बड़ा इश्यू बन जाता है। और इसके कारण से नीचे का इकोसिस्टम पूरा खराब हो जाता है, बिकॉज टर्बिड वाटर के कारण से ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी प्रोहिबिट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नीचे का जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है, एनर्जी का सर्कुलेशन है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। सो ऑयल स्पिल एक मेजर इशू हो जाता है, नॉट ओनली दिस ट्रांसपोर्टेशन के कारण से, बट ऑल्सो जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, देयर ऑल्सो यू माइट बी नोइंग कि ऑटोमेटिकली देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ द ऑयल विद द वाटर। इसके साथ जो मिक्सिंग होता है, उसके कारण से वहां का जो इकोसिस्टम खराब होता है, दैट इज ऑल्सो द इशू, ठीक है ना? So it is relatively cleaner, that's why carbon dioxide is more produced, and if carbon dioxide is produced, it is also works as a greenhouse effect, है ना? So along with the petroleum, you might be knowing कि nitrogen के oxide, sulfur के oxide, carbon के oxide, this carbon monoxide is also being developed, is produced. Nitrogen के oxide and carbon dioxide and smog is the issue which is there, and इसके कारण से ये सल्फर H2SO4 HNO3 के कारण से एसिड रेन एंड अर्बन का पोल्यूशन होता है, ठीक है, पेट्रोलियम का। देन वी आर मूविंग इनटू नेचुरल गैस। जस्ट मिनट ना, मैं वाटर का बॉटल नहीं लेके आ पाया, 2 मिनट का ब्रेक लो।
वैशाली, ज्यादा रेगुलर नहीं रहते हो? सर एक्चुअली वो कॉलेज का एग्जाम चल रहा था, तो अब एग्जाम्स आर ओवर, तो नाउ आई विल बी रेगुलर. I think many of the portions of many of the subjects you have missed. Even for Yes. geography, history, politics, No everything. sir, I'm following the recorded lectures sometime. Acha, you are following those things. Okay. Yes sir. Fine. Natural gases. So natural gas, you might be knowing wherever normally it is associated with the petroleum which are found. जहाँ पे पेट्रोल मिलता है उसी के नियर बाय में you will be getting this natural gases also. It happens like सरफेस में सरफेस से ऊपर में पेट्रोलियम रहेगा, उसके ऊपर में गैस रहेगा. नॉर्मली दे आर पैक्ड, मतलब ऊपर में क्या है, इम्परमिएबल लेयर होता है. यू कैन सी दिस. हाँ, यू कैन सी कि जैसे यहाँ पे एक रॉक होगा, सोर्स रॉक होगा, उसमें यहाँ पे फॉसिल्स होंगे, जिसके कारण से फॉसिल्स जो हैं इसके ऊपर एक परमिएबल रॉक होगा जो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना. यहाँ पे डेड फॉसिल्स हैं या डेड प्लैंक्टॉन्स जो भी बोल सकते हैं, इस पे होंगे. इस पे एक लेयर होगा परमिएबल रॉक का, और परमिएबल रॉक इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, और ऊपर में इम्परमिएबल रॉक होगा. ये दोनों के बीच में बहुत कम स्पेस होगा, बट ये दोनों के प्रेशर के कारण से जो ऑयल है ये ऊपर में पोर आउट हो जाएगा, ऊपर में ऑयल पोर आउट हो जाएगा, और जो गैसेस हैं वो ऊपर में रह जाएंगे. तो जब भी आप ड्रिलिंग करोगे, सपोज ड्रिलिंग करते हो, तो पहले गैस निकलेगा, और गैस क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, और पहले गैस निकलेगा, इसके बाद आप ऑयल को एक्सप्लोर कर पाओगे. So that's why most of the places where the natural gases are present, there you will be finding source of the oil also, and vice versa we can say. So it is eco-friendly fuel because it is mainly content of the CH4. CH4 इसमें mainly रहता है. Sometimes along with the CH4, propane and butane you might also be getting. Hydrocarbon gases are trapped under the earth's surface, और वो ऐसी जगह पे होता है जहां पे ऊपर में इम्परमिएबल रॉक होगा, है ना, जहां पे इम्परमिएबल रॉक होगा. सो आफ्टर प्रोसेसिंग इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द सप्लाई फिलिंग स्टेशन, है ना. आपने सिंपल, और गैस ऐसा होता है कि इतना प्रेशर में रहता है कि जैसे ही आपने पाइप डाला वो आपका निकल गया. तो नेचुरल गैसेस में दो टाइप के गैसेस आप यू माइट बी नोइंग कि एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, जिसमें ये तीनों का मिक्सचर होता है, ये तीनों होता है. एंड डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी कि सीएनजी में सिर्फ मेथेन होता है, सिर्फ नहीं, वी कैन से मेजर जो होता है मेथेन होता है, ठीक है ना. समटाइम्स आप थोड़ा सा, हम लोग बोलते हैं ना कि ये सीएनजी में कन्वर्ट हो गया, तो सीएनजी मतलब क्या, मिथेन में कन्वर्ट हुआ, मतलब आपने मिथेन मेनली यूज किया, और इसमें एक परफेक्ट मिक्सचर होता है तीनों का एलपीजी में. द मेजर यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस यू माइट बी नोइंग कि इसका सबसे बड़ा यूज तो आपके घर पे होता है जो कुकिंग पर्पज से, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसका आर्टिफिशियल रबर बनाने, प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर एंड कार्बन, ये फर्टिलाइजर में ये नेचुरल गैस का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है. इवन फॉर द प्लास्टिक्स ऑल्सो एंड फॉर द इंक, है ना, ये सब चीजों के लिए भी. एंड एज अ फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड along with the domestic cooking. हम लोगों ने उज्ज्वला पार्ट 2 चालू कर दिया है. नेचुरल गैस इज समटाइम्स यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल लाइटिंग ऑल्सो. जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना, बीच में ना क्या है, गैसेस के थ्रू ना लाइट आता था, मतलब क्या है, जैसे हेलोजन वगैरह अपन बोलते थे ना, ऐसे लाइट वाला जो आता था, तो उसमें ना अंदर में गैसेस हम लोग को डालना होता था. तो नाउ इट इज वी हैव मूव्ड इनटू द एलईडीज, बट अर्लियर नेचुरल गैस का यूज था उसमें. एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका एक तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने बोला कि लिक्विड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इजी है, वैसे गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है. इसमें पोल्यूशन लेस है क्योंकि मिथेन है इसमें मेनली, है ना. तो इट इज इसका अगर CH4 को आप अगर बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, या तो पानी है और CO2 है, और कुछ तो नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है उसमें, और कुछ नहीं है ना, सल्फर नहीं है. तो इसलिए क्या है कि C और H का होगा, तो CH और H हमेशा से क्लीनर फ्यूल देगा. इट इज चीपर देन पेट्रोलियम. रीजन है क्योंकि आपको डायरेक्टली सेम फॉर्म में यू कैन यूज इट, है ना, विदाउट हैविंग एनी अल्टरेशन. पर पेट्रोलियम में तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डीजल निकालोगे, पेट्रोल निकालोगे, देन
केरोसिन निकालोगे और फिर नेफ्था निकालोगे, ये सब चाहे निकालोगे, है ना। सो लिटिल प्रोसेसिंग इसका एक बड़ा एडवांटेज है, क्लीन फ्यूल है ये, ठीक है ना। सो दो इट इज द मतलब इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग निकाल रहे हैं भले, बट इसका एक इम्पैक्ट कम है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम है, इसको एक्सप्लोटेशन भी थोड़ा सा इजी है। बट एक चीज प्रॉब्लम होता है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फॉर द कंप्रेशन अगर ऐसे जगह पे होता है तो एक्चुअली क्या है, जहां पे भी आपको गैस को रखना है तो आपको हमेशा से एक मतलब क्लोज कंटेनर में डालना पड़ेगा, और क्लोज कंटेनर बहुत थिक वॉल का होगा, वैसे टैंक में डालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ना, क्योंकि गैस को आपको बस स्टोर करके देने में इट इज डिफिकल्ट, वाइल उसको लाना इट इज इजियर, है ना, उसको यूजेबल बना के देने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मीथेन अगर डायरेक्टली रिलीज हो जाता है तो इट इज ग्रीन हाउस गैस, बट इफ इट इज बर्निंग, इट इज बीइंग बर्न्ड, देन इट इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। हाँ, CO2 इज ग्रीन हाउस गैस। तो लीकेज कभी भी होता है तो ये सीरियस थ्रेट होता है, इवन ब्लास्ट का भी केस बन जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर में होता है। तो थोड़ा सा जो एडवांटेज है उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। शेल गैस, है ना, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है ना। जितना भी हम लोग कोल बेस्ड मिथेन बोलेंगे या ये बोलेंगे, यू कैन सी शेल गैस, जहां पे नाम से लगता है शेल, जहां पे शेल है, शेल मतलब किसके, जो रॉक के जो शेल्स होते हैं वहां पे आपको ये मिलेगा। जैसे ये जो सिलिका होता है ना, सिलिका जो होता है ये तो समझ लो कि क्ले अगर कंप्रेशन में ये शेल में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्ले, ये सैंड और सिल्टी मतलब जो भी सॉइल होता है ना, उसको अगर आप कंप्रेशन में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेल। तो शेल नॉर्मली सेडिमेंट्री होता है, सेडिमेंट्री मींस इट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स, और ऐसा होता है, तो ये फाइन ग्रेन का होता है, ठीक है ना, बहुत फाइन ग्रेन होता है। तो इसमें इसलिए क्या होता है, अगर फाइन ग्रेन है तो ये परमिएबल भी होता है ना, ये परमिएबल भी होता है। तो परमिएबल हुआ, उसमें वाटर कंटेंट था तो उसके कारण से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेगा उसमें जहां पे भी होगा। तो वैसा चीज अगर पूरा का पूरा कंप्रेस होकर नीचे चला जाता है तो नीचे का इम्परमिएबल रॉक बना देता है शेल, सॉरी, नीचे का परमिएबल रॉक बना देता है दिस शेल। अब उसके ऊपर जो ऊपर में गैस निकलती है वो क्या होगा, शेल गैस होगा, और ऊपर में इम्परमिएबल रॉक होगा, नीचे में परमिएबल रॉक होगा, ऊपर में इम्परमिएबल रॉक होगा। नीचे का जो परमिएबल रॉक है दैट हैज बीन फाउंड बाय शेल्स। So normally it is associated with the sedimentary rocks. I had told you, accumulation of sediments at the earth surface within the bodies of the water. Within the bodies of the water अगर accumulation होता है तब ये केस है। I have told you कि soil, ये clay में जैसे पानी बहुत ज्यादा होता है ना, water का content बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे एरिया पे आपको you will be getting this shale gas. तो this criteria is also fulfilled by the marshy area, जहाँ पे marshy area होता है वहां पे भी shale gas ज्यादा मिलेंगे, है ना। जहां पे रिवर ड्रेन करके उस एरिया को पूरा मार्शी बना दे रहा है वहां पे आपको शेल गैस मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो भी होते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या शेल, ये तीनों जहां पे भी मिलते हैं वहां पे शेल गैस मिलने के चांसेस हैं, जैसे विंध्या सतपुड़ा, है ना। बट विंध्या सतपुड़ा में वाटर का सोर्सेस बहुत कम है, तो दैट्स वाई वहां पे आपको क्ले का कंटेंट कम मिलेगा, बट द रॉक इज द सेडिमेंट्री रॉक ओनली, और सेडिमेंट्री रॉक इज परमिएबल वन, पानी इसके अंदर में जा सकता है और अदर चीजें भी जा सकती हैं, ठीक है ना। coal bed methane, question had been asked for this coal bed methane also and shale gas also. Coal bed methane is the methane trapped in the coal seams underground. As up till now we have seen ki wherever the natural gases which we had found was near to the petroleum, but this coal bed methane is found near to the resources of the coal. To extract the gas after drilling into the seam, it is necessary to pump large amount of water out of the coal seam to lower the pressure. क्या होता है, I just want to show you. You can see here the coal bed methane is there. क्या है कि जैसे यहाँ पे कोल हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कोल होंगे, और जो स्पेस है कोल के बीच में दैट इज फिल्ड अप बाय द कोल बेड मिथेन, मिथेन से वो फिल्ड रहता है। तो एक प्रकार से वो प्रेशर चैम्बर है, ठीक है ना।
अब इसको क्या करोगे ना, अगर आप इसमें जैसे ही होल करते हो ना तो बहुत तेजी से कोल बेड मीथेन निकल जाता है। तो इसको ऐसे जगह पे ना कोल माइनिंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, नीचे से इसको ड्रिलिंग करके इसमें ना पंप पंप से वाटर डालना पड़ता है अंदर से ड्रिलिंग करके। तो पानी जैसे ही उस पोर्स पे लेता है तो वो मीथेन को बाहर वाइप आउट करवा देता है। और उसने आपने क्या किया, यहाँ से पंप डाला और यहाँ से एक आपने जैसे ये वाला आपने एक चैम्बर निकालने के लिए मीथेन को निकालने के लिए एक जगह बना दिया। तो आपने जैसे पानी को ड्रेन किया तो जितना गैसेस है वो बाहर में निकल गया और उसको आप यू कैन यूज दैट गैस। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो लोग यूज करते हैं। और इससे एक और फायदा होता है कि अंदर में जो लोग जाते हैं, मतलब जो कोल को माइनिंग करने के लिए जाएंगे तो बर्न होने के चांसेस कम होते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना कि कोल माइनिंग जहाँ पे भी होता है तो वहां पे आप माचिस मैच स्टिक वगैरह नहीं जला सकते क्योंकि वहां पे मिथेन होता है सराउंडिंग में। तो वहां पे तो उस वो डेंजर को पूरा वाइप आउट करने के लिए पूरा वाटर के साथ पूरा हम लोग उसमें एक बार से फ्लश कर देते हैं। और फ्लश करने से जहां जहां पे भी गैसेस हो सकते हैं वो सब जगह पे पानी आके वो जितना भी बच भी जाता है मिथेन वो सारे को वो निकाल देगा। तो कोल बेड मिथेन कोल के साथ एसोसिएटेड होता है, CH4 होता है इसमें भी, मींस एक प्रकार से क्लीन फ्यूल है। सो पहले क्या होता था अर्लियर कि जहाँ पे कोल बेड मिथेन होता था ना, ऊपर में हम लोग क्या करते थे, एक मिथेन का चैम्बर निकाल के यहाँ पे फायर लगा देते थे और ना वो ऊपर में बर्न होता रहता था फ्लेम के साथ, माहिष्मती जैसे जलता रहता था। तो अर्लियर ऐसा होता था, बट लेटर ऑन अब हम लोग उसको यूज करते हैं प्रॉपरली, बट स्टिल सम अमाउंट ऑफ मिथेन विल आल्सो विल ऑलवेज बी एग्जिस्टिंग देयर। सो दैट्स व्हाई ये इसको हम लोग अभी भी यूज करते हैं ताकि अंदर में फायर का खतरा कम रहे। तो यू कैन सी कि जो ऑयल है और ऑयल के साथ जो गैस होता है वो अलग हुआ। यहाँ पे जो नेचुरल गैसेस है ये ऑयल वाला अलग सोर्स हुआ, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया। और ये हुआ कोल बेड मिथेन जहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। देन लेट्स मूव ऑन टू द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में जो ज्यादा चलता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन इन इंडिया। फ्यूजन चाइना में वो लोग बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज चेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। हियर हैवी न्यूक्लियस होता है यूरेनियम का, उसको बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन से। तो ये हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में बन जाता है। एंड इसके कारण से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। सो हैवी न्यूक्लियस is bombarded with the neutrons and in the controlled environment we can say, controlled environment में हम लोग बोरॉन वगैरह के ये लगा के रॉड्स डाल के हम लोग करते हैं। तो चेन रिएक्शन एक लिमिटेड अमाउंट में करवाते हैं। फ्यूल रॉड होता है, फ्यूल रॉड पे बम्बार्डमेंट होता है, बम्बार्डमेंट होने के बाद वो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग वाटर में पानी के चैम्बर से हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। गर्म पानी जो हॉट वाटर होता है वो फिर बॉयलर का काम करता है, बॉयलर करके फिर वो एनर्जी मतलब वो टरबाइन चलाएगा और वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ये चीजें होती है। न्यूक्लियर का जो बोलना चाहिए जो जहाँ पे ये सारा चीजें होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर। हम लोग चाइल्डहुड में डायग्राम बनाए होंगे, हम लोगों ने देखा होगा, उसके बगल से हम लोगों ने वाटर को निकालते हैं, है ना। साइंस एंड टेक का टॉपिक है वैसे, पर जस्ट आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि सिंपली हम लोग न्यूक्लियर से एक हैवी न्यूक्लियाई को स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सबसे जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं पूरे नेचर में, उसमें से दो फोर्सेस हैं वो एटम से रिलेटेड हैं, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कारण से अटैच है, इसको डिटैच करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। सेम चीज उसको अटैच करेंगे, अगेन एनर्जी विल बी रिलीज। जब अटैच करेंगे दो लाइटर न्यूक्लियाई को तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। जब डिटैच करेंगे दैट विल बी न्यूक्लियर फिशन। सो इफ इट इज नॉट कंट्रोल इट कैन टर्न इनटू द बम ब्लास्ट हो सकता है। और अगर ये कंट्रोल होता है तो सेम एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होती है ना। एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ द हीट फॉर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ऑल्सो। जैसे
मैंने बताया कि पहले क्या करते हैं, वो गर्म वाटर को हम लोग यूज करते हैं और वो टरबाइन घुमाते हैं स्टीम से। दैट इज अनदर मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म जो टेम्परेचर को डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है इंडस्ट्रीज और वो एनर्जी को यूज होता है। थर्ड यूज इसका ये है, जो आयरन मैन है उसका जो हार्ट है उसको बनाने के लिए इसका यूज है। तो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये 3 यूज आप डाल सकते हो। कंट्रोल्ड फॉर्म में वो हार्ट में भी बना देता है एनर्जी को। एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, देखो सबसे बड़ी बात एडवांटेज ये है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। डिसएडवांटेजेस यू माइट बी नोइंग, बिकॉज हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट है। इवन जो ग्राउंड वर्कर है, जो सबसे नीचे वाला काम करता है, दैट ऑल्सो हैज टू बी नोइंग, that person should also be aware of the disaster which can happen due to nuclear and the radiations which might be there which is not visible. तो हर पर्सन को वैसे अवेयर करवा के उसको सेंसिटाइज करवाना, दैट इज मेजर टास्क। इंडिया में सेंसिटाइज करवाना ही तो मेजर टास्क है। तो हाई सेफ्टी मेजर इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो यू माइट बी नोइंग कि मेरी क्यूरी इसी पर रिसर्च कर रही थी। इतना सेफ्टी मेजर यूज करने के बाद भी अल्टीमेटली उसका उसी के कारण से जो डेथ हुआ। सो यू शुड बी नोइंग कि इवन सबसे सेफ्टी मैकेनिज्म आप यूज करने के बाद भी इट माइट हैपन कि आपको वो हो सकता है अगर आप काम कर रहे हैं वहां पे। सो हाईली इक्विप्ड नॉलेज एंड इक्विपमेंट्स, बोथ ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द हेडेक टास्क। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन, जैसे सडनली क्या हुआ, सुनामी आ गया, सब चले गए, तो वो जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ। 1 बाय 1 एक एक जो रिएक्टर है वो ब्लास्ट करने लगे, जो हम लोग देखे। तो क्या हुआ कि हम लोग कूलिंग जो होता है उसका, कूलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बट कूलिंग नहीं कर पाए क्योंकि इतना ज्यादा अर्थक्वेक आया और वहां से फिर सुनामी आया तो सब लोग भाग गए। सो व्हाट हैपेंड, this nuclear reactor was left, we can say कि unchecked, we can say, और उसके कारण से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने लगे और ब्लास्ट होने लगा। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम कर सकता था कि पूरा जापान को वो खत्म कर सकता था। सो हम लोगों ने ओशियनिक वाटर को ऊपर से डाला, थ्रो किया पानी को, ताकि वो कूल डाउन हो जाए, ताकि वो बड़ा ब्लास्टिंग ना हो जाए, ठीक है ना। सो ये कैन सी कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। अब वहां पे जापान तो है ही, वहां पे अर्थक्वेक आना ही है। चेरनोबिल का डिजास्टर, यू माइट बी नोइंग, रशिया का एक, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स थे, फुकुशिमा एंड चेरनोबिल। जनरेशन टू जनरेशन इट हैज द इम्पैक्ट, है ना, क्योंकि ये जेनेटिकली रेप्लिकेट होते जाता है और जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो पूरा कई जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि डीएनए लेवल पर ये चेंजेस कर देता है। So the advantages and disadvantages you might be knowing, nuclear reaction में क्या, nuclear energy में क्या problems है। So we had the option of the nuclear energy because we had the ample amount of the resources which is available, that is thorium. But most of the nuclear reactor are dependent on uranium, है ना? So we'll have to enrich this thorium. So we don't have that much amount of technology. So we'll have to borrow the technology from France, रशिया। एक अरीवा करके एक कंपनी है ना, दैट इज मोस्ट नोन फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर बनाने के लिए, फ्रांस की जो कंपनी है। रशिया, यू माइट बी नोइंग, कुडनकुलम हम लोग ने रशिया के हेल्प से किया था। तो अल्टीमेटली वी हैव, once we saw the disaster of the Fukushima, we were very much disappointed that I think we shouldn't be moving to the nuclear reactors and nuclear resources as the main source of the energy. Otherwise, earlier we were moving aggressively for this thing, है ना। Even Japan was also disappointed, and Japan वो उसने शट डाउन कर दिया सारा एनर्जी का, और वहां पे 70% एनर्जी का सोर्स था, दैट इज न्यूक्लियर ओनली, जापान में दैट टाइम, at the time of Fukushima disaster. So Japan was already having that much amount of developed technology, but they had to depend for a few years on the import of the energy, है ना। तो वो लोग उसके कारण से उनके पास इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत आ रहा था।
तो दे हैड आल्सो एक्सप्लोर्ड सर्टेन अदर ऑप्शंस लाइक गैस हाइड्रेट्स, है ना, हाइड्रोजन फ्यूल्स। उसमें उन लोगों ने टेक्नोलॉजी भी निकाला, दे आर नाउ यूटिलाइजिंग द एनर्जीज आल्सो। तो हाइड्रोजन फ्यूल, तो ये सब एनर्जी है जिसको अभी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगेन दे हैव मूव टू द न्यूक्लियर एनर्जी आल्सो, बिकॉज कब तक वो लोग स्टार्व रहेंगे, है ना। तो जब तक दूसरा एनर्जी का सोर्स नहीं आ जाता तब तक दे विल हैव टू डिपेंड। सो अगेन वो फिर से न्यूक्लियर एनर्जी पे आ गए हैं। बट यू कैन सी कि जो अमाउंट ऑफ लिमिटेशन विच जापान इज हैविंग, दैट मच अमाउंट ऑफ लिमिटेशन वी आर नॉट हैविंग। बट द थिंग इज दैट we are not able to exploit those things. Then solar energy जिसका इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप है एंड सबसे एग्रेसिवली पूरे वर्ल्ड में जो मूव कर रहा होगा, दैट इज इंडिया ओनली, बिकॉज इट इज द परपेचुअल एनर्जी रिसोर्सेज। परपेचुअल मीन्स परपेचुअल मीन्स सर रिन्यूएबल मतलब, हाँ, मतलब ये खत्म नहीं होगा, है ना, isn't it? ये हमेशा से इट विल कीप ऑन गिविंग एनर्जी। रिन्यूएबल नहीं बोल सकते एकदम से, है ना, कंसिस्टेंट लेवल ऑफ जो एनर्जी तो देगा वो, ठीक है ना, विदाउट एग्जॉस्ट ना होके वो चलता रहेगा। So it is the ultimate source of energy in the ecosystem also. So we can see कि if the energy which is being provided by sun is being utilized by all the creatures in the biosphere, so that energy itself we should be utilizing. You can see कि even nature is also dictating you कि you should be using this much this solar energy, because this energy is provided freely without any having side effects. Means nothing is there, only you will have to means it is equally distributed throughout the India's territory, we can say, without government interference. The person who is having technology to store the energy, that is equipped, you don't have to take the license. अपने घर पे लगाने के लिए आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, you can simply use. In fact, sometimes you can also give to the government also, if you are over consuming or storing the energy. अगर ज्यादा स्टोर कर रहे हो तो you can also give to the electricity department, और उसके कारण से रिटर्न भी मिल जाएगा आपको। So सोलर एनर्जी का सर एक प्रकार से सर मतलब नॉर्मल घर के यूज के लिए ऐसे सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब पहले बीच में सोलर कुकर का चलन चला हुआ था, मतलब 15 इयर्स बैक, और मतलब ये ट्रेंड से आउट ऑफ ट्रेंड क्यों हुआ समझ नहीं आया। सर एक फोन भी आया था बहुत पहले, सैमसंग का फोन, वो सोलर एनर्जी से चार्ज होता था। राइट, एक्चुअली क्या है, इसको अननेसेसरी हम लोग ने ऑब्सोलेट कर दिया। जो चीजें अच्छी थी उसको ना ये कर दिया कि अब ये नहीं, अब देखो ठीक है, इंडक्शन आ गया, बाकी चीजें आगे, ओवन आ गया, ये ठीक है। बट सोलर कुकर से जो खाना बनता था ना, आप कभी टेस्ट अगर किए हुए तो देखना, इतना बेहतरीन दाल कभी डालोगे उसमें, इतना बेहतरीन बनता था, अंडा भी बॉयल हो जाता था, मतलब बहुत अच्छे से होता था। बट ओनली थिंग इज दैट कि यू विल हैव टू मूव इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन, यही बस एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, है ना। राइस भी अगर जैसे शाम का बनाना है राइस, आप दोपहर को डाल दो, जिस समय एनर्जी ज्यादा अच्छा आ रहा है डाल दो, शाम तक मस्त बन जाएगा, दाल भी मस्त बन जाता था। सर वो टाइम कंज्यूमिंग भी तो होता था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता था, श्योरली टाइम कंज्यूमिंग होता था। बट देखो, आपको राइस के लिए भी तो आपको बंद करना है, चालू करना है, आपको राइस डाल के छोड़ देना तो रहता है ना। तो हाँ, टाइम कंज्यूमिंग मतलब जैसे आपको इवनिंग में बनाना है तो आपको पहले से टाइम मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पहले से आपको डाल के रखना है। अब रात को पार्टी का खाना बना रहे हैं, यहाँ पे सुबह सोलर कुकर में डाल दिया, सर ये है ना। बट ये सोलर कुकर का खाना रियली इट वाज, इवन केक भी का हम लोग खाते थे, केक भी बनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वो सब चीजें हैं जो यूज किया जा सकता है सोलर से, सन की एनर्जी से। तो बट वो ऑब्सोलेट हो गया नेसेसरी सर। हाँ, लेकिन अभी भी सर, जैसे कि शिरडी में सर जो लंगर वगैरह होता है और कुछ तीर्थ स्थल है जैसे साउथ में, वहाँ पे जो सोलर कुकर खाना बनाया जाता है।
देखो वही बता रहा प्लांट हूँ कि वगैरह लगा डोमेस्टिक लिया। यूज से ये खत्म हो गया अननेसेसरी। पहले सब लोगों ने ना इतना बड़ा पेटी टाइप का आता था, सब लोगों ने यूज के लिया, खरीदा। एक समय था, शायद आप लोग काफी यंग रहे होगे, तो वो उस समय सब लोगों ने खरीदा था, मतलब अपने घर में, हर एक घर में मैंने देखा था कि सब लोगों ने लिया था। और धीरे से इसको सबको सेल कर दिए, कोई मतलब नहीं है, फिर हम लोग भी अपने घर में यूज नहीं करते थे ज्यादा, फिर सब खत्म हो गया अननेसेसरी। बट जहाँ पे अच्छा सन आता है, एनर्जी ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे श्योरली यू कैन यूज इट। तो मैं इसका OLX वगैरह में भी खोजने की कोशिश किया, कहीं मिला नहीं, कहाँ मिलेगा पता नहीं सोलर कुकर। पर अच्छा है, देखो लंगर वगैरह में देखो, डेली के इतने लोगों का खाना बनाना है, कहाँ से पैसा, अरे फंड तो आ रहा है, चलो अपन खाने के लिए फंड मिल जा रहा है, पर उसको पकाने में भी लगेगा। तो उससे अच्छा है कि साला सोलर कुकर में बन रहा है, बढ़िया है, ऐसे ही होना भी चाहिए। तो सोलर एनर्जी, देखो इन्वायरमेंट आपको बताता है, इकोसिस्टम बताता है कि इट इज द नहीं मेजर सर, सोर्स ऑफ द एनर्जी। जो यस। जो तीन स्थल वाले हैं सर, उनका ये कहना है कि इसमें सर किसी भी तरह का कोई एनर्जी वेस्टेज नहीं होता है। जैसे कि अगर कोल बर्निंग या गैस बर्निंग होता है तो उससे खाना बोलते हैं कि अशुद्ध हो जाता है एंड ऑल। इस वजह से सोलर कुकर पे खाना बनाने का ये प्लांट है, जो सिडनी में भी है, मैं देखा हूँ। तो इस तरह का ही है सर, मतलब कि लॉसेज नहीं है एनर्जी, 100% यूटिलाइजेशन। राइट, राइट। और वैसे भी देखो ये वेस्ट हो ही जाता है ना, अगर जाता और वापस अर्थ में से वापस चला जाता, वेस्ट हो ही जाता, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और क्या, उसमें कोई इशू ही नहीं है किसी को। तो सोलर एनर्जी, यू माइट बी नोइंग कि विंड को जो एनर्जी मिलती है, दैट इज आल्सो फ्रॉम द सोलर एनर्जी। इवन जो बायोमास को जो भी एनर्जी मिला हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी ओनली। यू माइट बी नोइंग फोटोसिंथेसिस एंड दिस एवरीथिंग। हाइड्रो पावर को भी एनर्जी इससे मिलती है। दो तीन रीजन से है हाइड्रो पावर का, अगर आप इनडायरेक्ट कैसे चलता है या हाइड्रो पावर को कैसे मिलता है, उसका भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आपको सन एनर्जी से मिल जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ सोलर एनर्जी मीन्स ये सब का इनडायरेक्ट जो है, ये सब जो विंड एनर्जी है, बायोमास, हाइड्रो पावर, ये सब एक्चुअली किसके कारण से है? सन उसको ट्रिगरिंग फैक्टर है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन फोटोवोल्टिक सेल में होता है, और फोटोवोल्टिक सेल का फिर मतलब वोल्टिक सेल का फिर कहाँ पे भी, जहाँ पे भी यूज करना है। सेकंड लेवल पर इसका थर्मल एनर्जी हम लोग जो यूज करते हैं, तो यू माइट बी नोइंग कि दो टाइप का एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। एक तो थर्मल एनर्जी को हम लोग फिर क्या बॉयलर में डाल के, बॉयलर करके फिर उसको, या टरबाइन चला के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली सेल्स को यूज करके वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अब डिपेंड की को आपको क्या नीड है उस तरीके से। तो इसके अदर यूजेस में देखो, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, फर्नेस, सोलर पावर प्लांट, टॉयज। देखो जहाँ पे जैसे ठंडा एरिया है, जहाँ पे आपको गीजर लगाना पड़ता है, वहां पे अगर आपने सन का एनर्जी को कंसंट्रेट करके पानी को गर्म करवा दिया, तो वहां पे भी आपका काम हो जाएगा, तो आपको वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। इवन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है आइसोलेटेड प्लेसेस में, वहां पे सन का एनर्जी यू कैन यूज। लाइक टावर्स ऑल्सो, टावर्स मैंने बताया कि डीजल पे डिपेंडेंट है, तो उसके कारण से उनको हमेशा से डीजल डालना होता है। पर अगर उनको अपन सोलर प्लेट के साथ इक्विप्ड कर दें, तो वो भी अपना ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट करता रहेगा। जैसे ही खत्म होगा आपका बैटरी से, वो अपना चार्ज करके अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा, टावर अपना रनिंग करता रहेगा। तो बहुत सारे सन की एनर्जी का यूज है। इवन स्ट्रीट लाइट्स में भी नाउ डेज यू कैन सी कि सोलर पैनल के साथ स्ट्रीट लाइट अटैच्ड है। बट दैट इज इनपुट कॉस्ट इज मोर। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जहाँ पे, हाँ, जो भी है, तो इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका इनपुट कॉस्ट अभी भी थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इसको ये सोर्स को यूज करना है तो आपको एलईडी, तो आपको एलईडी यूज करना होगा, सो दैट क्या है, दोनों तरीके से एनर्जी एफिशिएंट हो। और एलईडीज और सोलर पैनल दोनों का एक कॉस्ट होता है जो बियर करना होता है इनिशियल लेवल पे। बट एक बार आपने इनपुट कॉस्ट लगा दिया, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ईजी है। इट इज लॉन्ग लाइफ एंड लो मेंटेनेंस, बहुत लो मेंटेनेंस है इसका, ठीक है ना। और इट इज पोल्यूशन फ्री। एक और चीजें हो गई, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल। लाइक सोलर पैनल को आप लगा देते हो, सोलर वाटर हीटर, सोलर लाइटिंग, सोलर पंप, सोलर फाउंटेन। हाँ, सोलर पंप्स का भी एक यूज है। यू माइट बी नोइंग कि जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास मैंने बताया कि डीजल का बहुत कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का श्योर सोर्स नहीं होता, उनको
जो फील्ड है उसको पानी देना होता है, तो व्हाट दे डू कि वो पंप चलाते हैं, एंड दोस पंप इफ इट इज एसोसिएटेड विद द सोलर एनर्जी देन इट इज गुड कि उनको हमेशा से एनर्जी मिलता रहेगा। सोलर सिस्टम इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी once it has been installed. Once it has been installed, it is the cheapest source of energy. ठीक है ना? सर क्योंकि बाकी, हाँ बोलो। सर घर में अगर जो लाइट फैन टीवी ये सब यूज होता है उसके लिए मतलब उससे यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी से? सोलर लाइटिंग के लिए हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देखो सोलर पैनल से एक बड़ा बेनिफिट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका ये घर है ना, आपका ये रूफ है ना, इसमें आपने सोलर पैनल लगा दिया, मल्टीपल सोलर पैनल्स लगा दिया, तो इससे क्या होता है, ये ऊपर का जो डायरेक्ट सनलाइट के कारण से ये इतना ज्यादा हीटेड अप हो जाता है, नीचे का लैंड, नीचे का जो रूम है वो भी कूल रहेगा, और ऊपर में सोलर एनर्जी से एनर्जी भी मिलता रहेगा। तो अब सपोज अगर ये एक्सपोज्ड है रूफ है ना, विदाउट एनी सोलर पैनल, तो क्या होता है, ये रूम बहुत गर्म हो जाता है, और नाइट में आप एसी चलाते हो है ना, एसी या कूलर लगाते हो, वो अगेन एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसके कारण से पोल्यूशन होता है। बट अपोजिट देखो, अगर सोलर पैनल है तो वो क्या होगा, नीचे के जो रूफ है उसको शेड प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से रूम उतना ज्यादा वार्म नहीं होंगे, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, और एनर्जी प्रोड्यूस करके आप उसको अपने घर के नाइट टाइम में यूज कर रहे हो। तो यू कैन सी, हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग आजकल अभी चला है, या तो एनर्जी जीरो, है ना, जीरो एनर्जी हम लोग बिल्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वो जितना कंज्यूम करता है उतना ज्यादा वो प्रोड्यूस भी कर लेता है। गवर्नमेंट के सारे बिल्डिंग के लिए अब ये आ गया है, एक मैंडेटरी नोटिफिकेशन निकल चुका है कि दे विल हैव टू इंस्टॉल दिस सोलर पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ऑलरेडी ये चीज आ चुका है, यू कैन ऑल्सो यूज इट। अभी तो चीप भी हो गया काफी, है ना, हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया कि अब चीपर सोर्सेस भी आ रहे हैं। और वैसे भी हम लोगों ने जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन में बोला है कि 2022 तक हम लोग कितना था, 22 गीगावाट, 100 गीगावाट, सॉरी, हम लोग पहले 20 बोले थे, फिर इसका 100 गीगावाट हम लोग जनरेट करेंगे। ये हमारा मिशन में टारगेट है, जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन में, है ना। पहले हम लोग 20 गीगावाट था, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग ने अपना रेंज बढ़ा दिया, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से इंस्टॉल कर रहे थे। तो हाँ, तो अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हो, आपने पूछा, अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हो। बैटरी यूज करना पड़ता है, एक ही प्रॉब्लम है, एक पैनल यूज करना होगा, एक बैटरी यूज करना पड़ेगा। वो तो आप इन्वर्टर के लिए भी आप बैटरी यूज करते हो, है ना। तो वो बैटरी स्टोर करके रखेगा एनर्जी, और जैसे ही आपका बिजली जाता है तो आप ट्रिप कर सकते हो उससे, सन की एनर्जी वाला से, मतलब बैटरी से। और या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ लाइट्स को आप परमानेंटली उसी से जला सकते हो, है ना, जैसे कुछ एलईडीज को आप परमानेंटली उसी से ही कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको क्या क्या चीज को अटैच करना है। टाटा होम्स आता है, टाटा ये उसके लिए पूरा टेक्नोलॉजी देता है, वो आपको वैसे घर बना के देगा, मतलब वैसा कनेक्शन करके देखा जिसमें आपको पूरा न्यूट्रल जीरो एनर्जी वाला बिल्डिंग बन जाएगा। इसमें और भी चीजें आती हैं कि जैसे आप जो ब्रिक्स यूज करते हैं, जितना ब्रिक्स ऐसा होता है ना जो भी ब्रिक्स यूज करते हैं ना, जो वॉल, जैसे ये एक वॉल है आपके घर का, यहाँ पे एक सुंदर सा घर है हमारा। अब ये वॉल के बगल में एक और वॉल बनाने से क्या होता है, 2 पैरेलल वॉल बनाना पड़ता है, और इससे क्या होता है कि बाहर का एरिया जो है, टेम्परेचर है वो इस पे रहता है, और एज दोनों वॉल अटैच नहीं है तो बीच में एयर है, और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द टेम्परेचर। तो इसके कारण से ये अंदर का वॉल जो है वो टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि एक गैप करते हो, 2 वॉल के बीच में एक गैप करते हो, और उस गैप से आपको टेम्परेचर थोड़ा सा आपको कम फील होता है। ये फॉल सीलिंग का भी कंसेप्ट ये था कि जो रूफ है उसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो आप क्या किए, एक और सीलिंग लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो ट्रैप्ड है अंदर में, बीच में जो स्पेस है उसमें है, और आपको नीचे कूलिंग लगता है। तो इस तरीके से आप एनर्जी
कम यूज करने वाला बिल्डिंग बना सकते हो, आपको कम फैन की यूज होगा। वैसे विंडोज का लोकेशन अगर सही ढंग से करोगे तो आपका टेम्परेचर बहुत अच्छे से सर्कुलेट होता रहेगा, वो भी एक है ऑप्शन। वेंटिलेशन अच्छे से करवाना होता है। वैसे कोलकाता के होम्स में वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता रादर देन वेस्ट बंगाल के रिमेनिंग जगह पे, तो कोलकाता में इस चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। वैसे वैसे ही हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, ये कुछ चीजें होती है जो कि आप करते हो तो आपका बिल्डिंग पूरा का पूरा मतलब स्मार्ट होम टाइप का बन जाता है जो होता है, जिसमें आपका एनर्जी भी कम यूटिलाइज हो रहा है, आप पूरा अच्छे से यूज भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। तो सोलर एनर्जी यस यू कैन इंस्टॉल, आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, मेनी घर, बहुत सारे घर को मैंने देखा है जो लोगों ने लगाया है, इंस्टॉल करवाया है। इवन आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मेरे घर पे मैं इसको करवाऊंगा। पोटेंशियलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। यू कैन सी कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन इंडियाज लैंड। तो ठीक है, इतना तो एनर्जी अपन यूज नहीं कर पाएंगे, पर यूज मतलब इतना इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, पर ठीक है, इसका हम लोग 1% भी सोचें तो कितना होता है, 50 ट्रिलियन किलोवाट आवर, है ना। तो यू कैन सी कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज हम लोग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में आते हैं, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी। 750 गीगावाट जो हमारे पास लैंड है, जितना सोलर रेडिएशन आता है उसके बेसिस पे, मतलब वायबल सोल्यूशन में एटलीस्ट 750 गीगावाट तो कहीं नहीं जाना है हमारा। 750 गीगावाट, तो 750 गीगावाट समझ लो कि हम लोग का मतलब पूरे इंडिया का एनर्जी, हमारा 75% ऑफ एनर्जी वी विल बी एबल टू यूज, मतलब हम लोग इससे यूज कर लेंगे। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट जो हाइडल पावर से चलता है, वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं डैम के फॉर्म में, फिर उसको हम लोगों ने टरबाइन पे डाउन करवाते हैं, उस पर उसको ड्रॉप करवाते हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। देखो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के दो ही ऑप्शन है, या तो टरबाइन घुमाओ या तो फोटोवोल्टिक सेल लगाओ, सेल लगा, दो ही तरीके से आपका एनर्जी जनरेट होता है। अब टरबाइन घुमाने के लिए थर्मल वाले में क्या करते हैं, थर्मल में टेम्परेचर से बॉयलर यूज करते हैं, बॉयलर करके स्टीम करते हैं, स्टीम करके टरबाइन चलाते हैं। पर यहाँ पे ऑलरेडी पानी चल रहा है तो उसको थ्रू टरबाइन घुमा लो, या विंड चल रहा है उसके थ्रू टरबाइन घुमा लो, टरबाइन घुमा दिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चक्कर होता है वाला, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। So dams are built to store water at higher level, पहले डैम बनाया जाता है ताकि स्टोर करे, और उसको फॉल टू रोटेट द टर्बाइन्स दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। The basic principles behind the hydropower energy is damming of the river to create the artificial waterfalls. Natural waterfalls are also used. जोग waterfalls you might be knowing, जिसमें शारावती रिवर पे जोग waterfalls है, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है। महानदी रिवर पे आपका हीराकुद डैम बना हुआ है। तो टरबाइन हम लोग चलवाते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एडवांटेज क्लीन है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चीपर देन थर्मल पावर प्लांट, अगर नेचुरल वाटरफॉल हो रहा है तो वहां पे तो यू कैन यूज इट। फिशिंग एंड ब्यूटी ऑफ लैंड, देखो डैम को हम लोग तो हमारे यहाँ तो वैसे भी कम एरिया है जहाँ पे हम लोग टूरिज्म के लिए जा सके या प्रॉपरली डेवलप्ड हो, तो सराउंडिंग एरिया में घूमने के लिए हम लोग डैम वाले एरिया में भी घूमने चले जाते हैं। इवन एनीकट जो बनाते हैं ना, जिसमें टेम्पररी उसको बैरेज लगाते हैं वाटर में, वैसे जगह पे भी पिकनिक स्पॉट बना देते हैं हम लोग। तो लैंड का ब्यूटी बढ़ जाता है पानी का स्टोरेज रखने से, एनीकट बनाने से, और उसको यूज कर सकते हो आप फिशिंग के लिए, शिपिंग के लिए, मल्टीपल पर्पज से यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा रहेगा। तो आप शिप करने के लिए भी, फेरी के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको बोटिंग के लिए भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका इतना सारा यूज है। देखो हाइड्रो पावर को आपने स्टोर बस कर लिया, हाइड्रो वाटर को आपने बस स्टोर कर लिया, इधर से एनर्जी निकल रहा है विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी पोल्यूशन, और इधर से आप मल्टीपल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ये है, एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिज्मिसिटी वाला प्रॉब्लम है, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना, वहाँ पे यू आर नॉट एबल टू होल्ड द वाटर। समटाइम्स इट हैपेंस कि बिकॉज ऑफ द damming of the water, there is a excessive pressure which has been applied by the column of the water, and that's why land का जो एरिया है वो अनस्टेबल हो गया, जिसके कारण से अर्थक्वेक आया था।
तो यू कैन सी कि अर्थक्वेक कई बार ह्यूमन ट्रिगर्ड ड्यू टू द डैम के कारण से भी हो सकता है। जहां पे वाटर स्टोर करोगे तो वहां पे वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस होंगे एंड लीकेजेस कैन ऑकर इन द डैम, और वहां पे सैलिनिटी का इशू आ जाएगा, है ना। यू माइट बी नोइंग कि हम लोग ने जब सलाइन पढ़ा था, याद होगा कि जब सलाइन सॉइल के बारे में पढ़ा था तो हम लोग बोले थे कि जहाँ पे से कैनाल जाते हैं वहां पे लीकेज होने के कारण से सॉइल सलाइन हो जाता है, जिप्सम से रिक्लेम करते हैं उसको। पोटेंशियल हमारे पास 5th लार्जेस्ट पोटेंशियल है, एक्सप्लॉयटेबल हाइड्रो पोटेंशियल आई एम सेइंग, है ना। और हमारे पास कितना है, 148 गीगावाट का पोटेंशियल है हाइड्रो पावर प्लांट का एनर्जी जनरेट करने का। विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को यूजफुल पावर में यूज करता है, टरबाइन घुमाता है, टरबाइन घुमाने से एनर्जी जनरेट होता है। इंडिया में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 23 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारे पास जो है इंडिया में। इंडिया 5th है इंस्टॉल कैपेसिटी के फॉर्म में, हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, बट स्टिल पोटेंशियल इज ह्यूज एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट ऑफ द विंड एनर्जी, ठीक है ना। तो हमारे पास सोलर एंड विंड बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, बट विंड में अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे गए हैं। रिसेंटली 3 to 4 years में हम लोग थोड़ा पीछे गए हैं, और सोलर में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट टू हाई, आई हैड टोल्ड यू कि इवन और भी रिड्यूस किया जा सकता है इसको, है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना भी नहीं है जितना सोलर पैनल में लगता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉट हाई, इसलिए फार्मर लोग भी यूज कर लेते हैं। इको फ्रेंडली है, लार्ज अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। हाई एफिशिएंसी है क्योंकि डायरेक्ट टरबाइन घूमता है, ऐसा नहीं कि पहले स्टीम चला बनाओ और स्टीम के बाद टरबाइन घुमाओ, ऐसा नहीं है, सीधा टरबाइन घुमाओ उससे, है ना। लैंड बिलो टरबाइन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द एनिमल ग्रेजिंग। तो ये सारे विंड के एडवांटेजेस हैं, बट इट इज लैंड स्पेसिफिक, ओनली सर्टेन प्लेसेस ओनली वी कैन इंस्टॉल। आई हैड टोल्ड यू कि मिसयूज कैसे किया गया था विंड मिल का, जो 2-3 क्लास में मैंने बताया कि ऐसे एरिया पे इंस्टॉल कर दिया जहां पे विंड ही नहीं चलती। प्रॉपर पोटेंशियल को बिना जांचे अगर आप विंड मिल लगा देते हो तो उसका मिसयूज हो जाएगा, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब अश्योर्ड सप्लाई कैन नॉट बी गिवन। जैसे नॉर्मली हम लोग जो सोलर में बोलते हैं ना कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, बट विंड इज नॉट वेरी मच कंटिन्यूअस, सो इट अफेक्ट्स द पावर प्रोडक्शन। प्रॉब्लम एक नॉइस का भी आता है क्योंकि वो घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, तो प्रॉब्लम करता है उस जगह पे, रोटेशन ऑफ ब्लेड्स एंड रोटेशन ऑफ टरबाइन्स दोनों के कारण से। इसको लार्ज ओपन एरिया चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो एरिया एक कंसर्न है कि इतना बड़े एरिया पे आपको यूज करना होता है। देन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो है आपका नीचे अर्थ के नीचे का जो एनर्जी है उसको यूज करते हैं। समटाइम इट हैपेंस कि मैग्मा काफी ऊपर तक आ जाता है, सो देयर यू कैन यूज द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को 2 तरीके से यूज कर सकते हो, या तो वाटर को बॉयल कर लो और उसके बाद स्टीम चलाओ, स्टीम से टरबाइन चलाओ। सेकंड क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को इटसेल्फ डायरेक्ट फॉर्म में, आप जैसे गीजर के लिए गर्म पानी करवाना है ये चीज है, तो डायरेक्ट फॉर्म में यू कैन यूज इट। सो जैसे 2 टाइप का फॉर्म आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो हॉट वाटर एंड स्टीम फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड कैन बी पाइप्ड थ्रू द अंडरग्राउंड वेल्स एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर प्लांट। उसको पाइप के थ्रू ले जाके पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगेन इट इज क्लीन कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, काफी क्लीन है, बट अगेन हम लोग उसको लेके जाना है, एक कॉस्ट लगेगा। तो कैपिटल कॉस्ट है, बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अगेन इट इज लोअर, क्योंकि एक बार पाइप लगा दी, इंस्टॉल कर दी, इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया सोलर पैनल का भी मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नल। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ जियोथर्मल पावर इज वेरी हाई, ये एक बड़ा इशू है, इसके कारण से इंडिया इज नॉट मूविंग अहेड फॉर द जियोथर्मल पावर प्लांट्स। Average unit per produced per unit area per year is very high। इसमें ये क्या है, थर्मल एनर्जी है वो है, इवन सन और विंड से ज्यादा कंसिस्टेंट है थर्मल एनर्जी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक बार हो गया तो उसको कुछ कम नहीं होता है, वैसे वो चलता रहता है। अगर कोई मैग्मा वहां पे है तो वो चलता रहेगा। तो ये इसमें एश्योर्ड लेवल ऑफ पावर सप्लाई कैन बी गिवन, ठीक है ना। तो सोलर और हाइड्रो और विंड में एक प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक साल में जितना यूनिट प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओनली कैपिटल कॉस्ट इज इन्वॉल्व। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द कोल्ड स्टोरेज, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, पूल, मेल्टिंग स्नो, पोल्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर। क्या है, जहां जहां पे गर्म पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फंगस या मशरूम उगाने के लिए, तो आप क्या है डायरेक्टली
गर्म पानी डालते हो, हल्का हल्का गुनगुना पानी जो बोलते हैं ना, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उसको हम लोग डालते हैं, तो इससे क्या है कि वो थोड़ा सा अच्छे से प्रोड्यूस होता है। इंडिया में पोटेंशियल तो बहुत रहता है। 350 एरिया हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो जियोथर्मल एनर्जी का है। Puga Valley, you will have to remember this place. Puga Valley in the Ladakh is the having the highest source where the energy can be produced. Potential of the geothermal energy is 10 gigawatt. ठीक है ना, 10 gigawatt का पोटेंशियल है। हिमालय रीजन ऑब्वियसली सारे हिमालय रीजन में आपका है, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लैंड मिल जाएगा जो कि वार्म होगा। अपार्ट फ्रॉम दोज एरियाज, इसको छोड़ दो तो ये कौन सा एरिया हुआ, सोहाना, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है ना। सोन और नर्मदा तापी रीजन पे ये जो रिफ्ट वैली है वहां पे भी आपको बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा यहाँ पे एक ताता पानी करके है, ताता पानी है ना, वहां पे इसका एक सोर्स है। गोदावरी रिवर में एपी में है, कैम्बे में गुजरात में, ठीक है ना। तो ये सब जगह पे आपका थर्मल पावर का सोर्स है। ये सब पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ये पानी गर्म होता है, भगवान आए थे इसको गर्म कर दिए थे, या ये इसमें आयुर्वेदिक क्वालिटी है, ये सब चीजें होती है, आयुर्वेदिक होता है, क्योंकि देखो ये पानी हमेशा हीटेड अप रहता है ना। तो ये एक प्रकार से इसमें मिनरल्स ज्यादा होंगे उस एरिया पे जहाँ, क्योंकि वो मैग्मा आया है तो इसके कारण से मिनरल्स ज्यादा होंगे, और उसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म होता है कुछ जगह पे। तो इसलिए भी हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें बहुत अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग पिलग्रिमेज सेंटर बनाते हैं। अदरवाइज ताता पानी इसका रीजन ये वाला है मेनली। हाइड्रोजन, एज आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी भी स्टिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है। हाइड्रोजन इज hydrogen is burned electrochemically with the oxygen, and the byproduct is H2O only, है ना। So H2 is burned with the oxygen, and H2O, which is clean water which we are getting. So that is the advantages of the hydrogen fuel is there, and hydrogen is also available in the bulk in the atmosphere. क्या करते हैं इन लोग, एक दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड को इन लोग डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड में, और एक और किसमें तो डालते हैं हाइड्रोजन, आई हैव टू चेक, है ना, अपन जब साइंस टेक देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा। तो इसमें ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज पास्ड इन द फ्यूल सेल, एंड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, H2 और O2, दिस आर द मेन थिंग जिसको हम लोग डालते हैं और उससे अपना फ्यूल निकलता है। एडवांटेज इसका सबसे बड़ा है कि कैलोरीफिक वैल्यू इसका बहुत ज्यादा हाई है, इको फ्रेंडली है। सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, आपको हाइड्रोजन गैस भी लार्ज अमाउंट में है और वाटर भी लार्ज अमाउंट में है, दोनों को आप यूज कर सकते हो। सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट फ्यूल इन द गैसियस फॉर्म, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बहुत लाइट होता है, तो उसको बहुत इजीली कैरी करके रख सकते हैं हम लोग। बट प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, कॉस्टली है, अभी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट है अभी हाइड्रोजन सेल का, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर लिए, बता दिया कि क्या क्या है इंडिया में, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, क्या क्या वायबिलिटी है, एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट है। तो अब जब भी आंसर लिखोगे तो यू कैन यूज दिस थिंग्स, जिसमें आपने पर्टिकुलरली जो रेड में मैंने मार्क किया है, अगर उसको भी आप थोड़ा सा देख के चले जाओगे इट विल बी हेल्पफुल, है ना। तो एनर्जी वाला पार्ट हमारा खत्म होता है इसमें। इसमें और भी एड ऑन करना है तो बायोडीजल, एक यू कैन यूज बायोडीजल को थोड़ा सा देख सकते हो। बायोडीजल में ये पार्ट देख सकते हो कि किससे किससे बायोडीजल ग्रो कर सकते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ऑल्सो, है ना उसको, और वैसे इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है। बाकी एनर्जी पार्ट में आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। हाँ सर, वो शुगर कैन से इथेनॉल वाला भी सर अभी कुछ चला हुआ है सर? हाँ, वो बायोडीजल में आएगा, जो शुगर केन से इथेनॉल वाला जो है वो बायोडीजल में आएगा। तो उसको आप एक बार देख सकते हो, अगर बोलोगे तो एक अगले क्लास में डाल देंगे, उसको कोई इशू नहीं, उसको समझा देंगे, ठीक है ना। मोलेसेस से जो कैसे एनर्जी ठीक है सर। निकालते हैं। हाँ।
वैसे कुछ बड़ा चीज नहीं है उसमें, अगर समझने का अगर देखना है तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। 1G 2G 3G वो जो है ना वो टेक्नोलॉजीज को बताना है, जिसमें पहले लेवल पे हम लोग जेट्रोफा वगैरह वाला है बायोडीजल के लिए यूज करते थे, फिर सेकंड लेवल पे हम लोग ये शुगर किन के उसको मोलेसेस और ये सब को यूज करते हैं। इसके अगले लेवल पे हम लोग जो एल्गीज है उसको यूज करेंगे। ये सब जो हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं बायोडीजल से लेकर, उसको देख सकते हो, करंट अफेयर्स में भी आता है और वो चीजें भी आती है, देख सकते हो, जैसे अगर बोलोगे तो डाल देंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू। So, हाँ sir, what type of questions can be framed from this topic? yes, the questions for the main part, the question can be like this कि explain the potential of the solar energy as compared to the wind energy, or compare the economic viability of the hydrogen fuel cells. क्वेश्चन हाइड्रोजन फ्यूल पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है, प्रीलिम्स पे कि कैसे यूज होता है करके। देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन सेल इज मोर कंपेयर टू द सोलर एनर्जी, इस टाइप का कंपैरिजन वाला कुछ प्रीलिम्स में आ सकता है। और एक्सप्लेन द एनर्जी सिनारियो on 21st century for the India's from the India's point of view, ये क्वेश्चन बन सकता है। then what are the potential sites of the India which are which are having क्या बोलना चाहिए, कैपेबिलिटी ऑफ द विंड एनर्जी, है ना। और ये ऐसा स्पेसिफिक आ सकता है कि विंड एनर्जी के लिए कौन कौन से पोटेंशियल साइट्स हैं और उसमें उसका एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एक्सप्लेन करो, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे हम लोग अब उतना ज्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन। देन India is abundant with the solar power energy, but still we are lacking in the international competition. Explain. तो ये सारे टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसमें से इन्वायरमेंट को जोड़ देगा, कभी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ इसको जोड़ देगा, है ना, कभी एक्सक्लूसिवली विंड एनर्जी के बारे में पूछ देगा, कभी एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पूछ देगा। इस तरीके से क्वेश्चन, या तो बायोडीजल का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द स्कोप, दो सेंटेंस पूछ देगा कि बायोडीजल nowadays we are moving into the algae towards the algae for the production of the biodiesel. So explain in the context of the ethanol blending which are happening in the petroleum. अब देखो ये दो चीजों को जोड़ दिया उसने, पहले बायोडीजल का पोटेंशियल डाला, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। सेकंड चीज उसको इलेक्ट्रिक मोबाइल व्हीकल से उसने डाल दिया कि किस तरीके से हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग जो बहुत कम करते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज्यादा ब्लेंडिंग होता है, इंडिया कितना कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है, रीजन क्या है। तो वो उस चीजों को उसको ऐड करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिया जो हो सकते हैं इसमें, और भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। Okay, sir. Thank you. ओके।